वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ USCMA सर इंफॉर्मेटिव सीरीज वेर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं USCMA के सिलेबस के बारे में। पता तो होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ाई करने को आएगा, व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द चैप्टर्स, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर बीइंग कवर्ड इन द सिलेबस। किसी को लगता है कि दिस इज ओनली अबाउट द कॉस्टिंग, यस मेजरली अबाउट कॉस्टिंग, बट थोड़ा थीम डिफरेंट है बिकॉज इट्स अ फॉरेन कोर्स ना। ये जॉब मार्केट के हिसाब से अपना क्वालिफिकेशन डिजाइन करते हैं। सो सर व्हाट इज देयर मेन पर्पज ऑफ इज दैट कि बच्चा डिसीजन लेता होना चाहिए कंपनी के। तो दैट्स व्हाई डिसीजन ओरिएंटेड चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग ओरिएंटेड चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं सिखाया जाता है, ऑडिटिंग नहीं सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता। नो, छोटे छोटे ये सारे एस्पेक्ट्स भी कवर करे जाते हैं, यस। बट एज आई मेंशन्ड, मेजर टॉपिक्स आर द डिसीजन रिलेटेड और प्लानिंग रिलेटेड चैप्टर्स। सर अनदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट प्राइमरीली द कोर्स इज फ्रॉम US बेस्ड। इसके अंदर तो खास करके अकाउंटिंग कराया जाएगा ना थोड़ा बहुत, वो अकाउंटिंग में थोड़ा US रूल्स का फ्लेवर दिखेगा। सो मे बी आपके BCom, BBA या MBA की कंपेयर में आपको USCMA के अंदर अकाउंटिंग वोकैबुलरी डिफरेंट दिखेंगी। डिप्रिसिएशन के माइनर रूल्स यहाँ पे डिफरेंट यूज होते हैं। सो वहाँ पे आपको थोड़ा वो डिफरेंस फील होगा। अदरवाइज सर फाइनेंस रिगार्डिंग, डिसीजन रिगार्डिंग, प्लानिंग रिगार्डिंग कंटेंट इज सिमिलर। भले आप BBA, MBA करके आओ, CA करके आओ, वॉट एवर यू डू, अदर कंटेंट आर सेम। सर सबको मालूम है कि द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2। मोर इजियर पार्ट इज पार्ट 2। यस, एज पर माय ओपिनियन द पार्ट 2 इज लिटिल बिट द इजियर वन। बट सर बेस बनाने के लिए, वोकैबुलरीज वगैरह थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से लेने के लिए सर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकता है। But as I mentioned, if you want to choose an easier part, then part 2 is better one to start with. थोड़ा छोटा भी है, ठीक है। तो शुरू के अंदर आपको जो वो क्या माने कि थोड़े कम कंटेंट के ऊपर आपको थाली पिरसा जाएगा ना, तो आप बेटर प्रिपेयर कर पाओगे। बट इट्स ओके, आज नहीं तो कल दोनों पार्ट देने ही देने हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। पार्ट 1 में सामने बेनिफिट ये है कि लंबा भले ही है बट बेस थोड़ा अच्छा बनता है। एक बार वो बेसिक वोकैबुलरी वहां से सिखाई जाती है। खैर छोड़ो, लेट्स ट्राई टू गेट इट कि सर पार्ट 1 के अंदर क्या कवर होता है, पार्ट 2 के अंदर क्या कवर होता है। दोनों पार्ट्स का एग्जाम 500 मार्क्स का रहता है, MCQ बेस्ड है एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड है। टाइपिंग कहीं पे करने को नहीं आएगा, ये हम सबको मालूम है। सर आउट ऑफ द 500 मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशंस यू विल हैव टू गेट इट 360 मार्क्स मिनिमम। सर जब हम बोलते हैं कि 500 मार्क्स का एग्जाम, एक पेपर का, एक पार्ट का, तो स्टूडेंट चौंक जाते हैं। भैया चौंकने की जरूरत नहीं है सर। इन लोगों का 500 मार्क का पेपर इसलिए बनता है बिकॉज एक MCQ का वेटेज 4 मार्क होता है। तो सोचो 100 MCQ भी पूछेंगे ना, तो 100 MCQ इंटू 4 मार्क्स ईच, 400 मार्क्स का वेटेज तो सिर्फ MCQ में से निकल गया। एंड रिमेनिंग 400 मार्क्स MCQs, 100 मार्क्स आर फॉर अ केस स्टडी बेस्ड एग्जाम। उसमें केस स्टडी आते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें वो सिलेक्शन करना होता है। टाइप कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है। सो इस तरीके से 500 मार्क दिखता है। सर दिखने में थोड़ा डरावना है बट डोंट वरी, मेजरली MCQs आर कवर्ड एंड हर एक MCQ का वेटेज 4-4 मार्क है, इसलिए वो पेपर बड़ा बनता है। दिखने में मार्क्स वाइज बड़ा दिखता है, बाकी इट्स 100 MCQs ओनली। सर अगेन लेट्स कम टू द पॉइंट। पार्ट 1 क्या है और उसके क्या सब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर आते हैं। आप जिस स्क्रीन में देख पा रहे होगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस, एंड पार्ट 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए हम अक्सर स्टूडेंट को बोलते हैं कि पार्ट 1 इज मेजरली अबाउट द कॉस्टिंग और कॉस्टिंग का बेस बनाने के लिए, एंड पार्ट 2 इज मेजरली अबाउट फाइनेंस। अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो जानता होगा, NPV, IRR वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट्स फाइनेंस के पार्ट 2 में आते हैं। सर पार्ट 1 के अंदर देखिए सर, USCMA का अच्छा बात यह है कि फॉरेन कोर्सेज का हमेशा अच्छा बात रहता है कि उनको पता है कि कौन से टॉपिक में से कितने वेटेज का पूछना। दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड है, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं।
सो सर सेम वे आई थिंक सो CFA इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैव द सेम एटीट्यूड कि वो जो प्रॉपर वेटेज वगैरह अप्रोक्स दे के रखते हैं, वो हर एक का LOS दे के रखते हैं। LOS के सामने वो लिखते हैं अगर कि ये LOS में कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा तो कैलकुलेट ही पूछते हैं, और पूछते हैं कि यहाँ से सिर्फ थियरी आएंगे तो थियरी ही आती है। सो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सर वी आर बीइंग गिवन विथ टोटल right now 6 topics under the first part. First topic is the financial reporting. मैंने क्या बोला सर, CMA USA is not just about costing or finance, they have to teach you the accounts also. So first topic is the financial reporting. Then a planning and budgeting and forecasting. ये मेरे हिसाब से सबसे the most important topic बनता है सर, because MCQs भी आते हैं और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट। थर्ड है हमारे पास में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर इसके अंदर कंपनी के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा जाता है, तो काफ़ी स्टूडेंट ने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस, वो सब कुछ इसमें कवर होता है। देन आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, अलग अलग टेक्निक होती है कोई प्रोडक्ट के कॉस्टिंग को मेजर करने की, राइट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वो सब कुछ इधर कवर होता है। देन आता है सर इंटरनल कंट्रोल्स, कंपनी में फ्रॉड ना होवे उसके लिए कंपनी को बिठाना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल्स। सो फ्रॉड से बचने के लिए ये ज़रूरी है। एंड लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड एनालिसिस। सर यूजुअली जो मिथ है कि CMA USA में सिर्फ कॉस्टिंग आता है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, इट्स नॉट अबाउट कॉस्टिंग, इट्स अबाउट ब्रॉडर एस्पेक्ट्स टू मेक अ स्टूडेंट रेडी कि वो कंपनी के अंदर जाए तो कंपनी के डिसीजन ले सके, साथ साथ में कंपनी में ऐसे डिसीजन ले ताकि फ्रॉड ना हो, एज वेल एज टेक्नोलॉजी का यूज भी कर सके। यस, सो ये है हमारा पार्ट 1। बुक्स वाइज, कंटेंट वाइज इट विल गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेंथी। नेक्स्ट आते हैं सर सेकंड पार्ट की तरफ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास में 6 टॉपिक्स है। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको इजी लैंग्वेज में रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, रेशियोज, ठीक है। बहुत सारे ऑलरेडी अदर करिकुलम में आते ही रहते हैं रेशियो इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। देन आता है हमारे पास में कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर मैं जो बोल रहा था आपको कि हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या MBA इन फाइनेंस करने वाले बच्चों ने NPV, IRR, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे जो टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं ना, वो पार्ट 2 में बैठे बैठाए आ जाते हैं। इसलिए आप देख पाओगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या लिखा है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये सब कुछ आता है सर हमारे अदर कोर्सेज में ऑलरेडी, BCom, BBA, MBA वगैरह में। यस, देन सर डिसीजन एनालिसिस, ये मेरे हिसाब से दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगेन CMA USA बिलीव्स कि हम बच्चे को प्लानिंग एंड डिसीजंस लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, एंड इसलिए आप वेटेज देखिए 25% का वेटेज है इधर। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट, छोटा सा है सर, ओवरऑल कंपनी के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना, बिकॉज आप अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे कि अरे कुछ नहीं होगा जीवन में, तो ये तो केयरलेसनेस हुई। यू हैव टू ओपन योर आइज एंड थिंक कि कहाँ कहाँ पे चोरी हो सकती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलत हो सकता है। दैट्स कॉल्ड अ रिस्क मैनेजमेंट। देन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगेन एज आई मेंशन आपके अदर करिकुलम में शायद पढ़ के बैठे हो गया। एंड लास्ट है एथिक्स। आज ये तो जरूरी है सर, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स एथिक्स के बगैर नहीं चलेगा, फिर वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, वकील का प्रोफेशन हो, या CA हो, CFA हो या CMA हो, तो एथिक्स इज मैंडेटरी। ओवरऑल कोई भारी भरकम टॉपिक्स इतना हैवी नहीं है इस पार्ट के अंदर सर, सेकंड पार्ट के अंदर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट में। खत्म सर आपका पार्ट 1, पार्ट 2 खत्म। ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स की मैं ब्रॉडर टर्म्स में डिफ़िकल्टीज बोलूँ ना, तो फर्स्ट डिफ़िकल्टी जो स्टूडेंट को आती है वो डिसीजन वाले टॉपिक से आते हैं, जो पार्ट 2 में था सर, डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज वेटेज भी उसका ज़्यादा है और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स रट्टा मारने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट किसी कंपनी के प्रॉब्लम को देखते हुए उस कंपनी को आगे क्या करना चाहिए उसका खुद से सोच के खुद का सॉल्यूशन लेके डिसीजन लेना, वो हमने कभी इंडियन स्टूडेंट्स को सिखाया ही नहीं है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। सर कोई भी सम्स को रट्टा मरवा दो, बजटिंग टॉपिक, वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स स्टूडेंट ग्रास्प कर लेते हैं, बिकॉज इसमें फॉर्मूलाज है एंड रिपीटेटिव है कि वेरिएंस एनालिसिस का यही फॉर्मूला है, तुझे यही करना है।
बट जब कोई इंसान का डिसीजन लेने को आएगा तो केस टू केस डिसीजन कैन बी वेरी, वो तो रट्टा नहीं मार सकते। सेकंड जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है सर हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग वाले पोर्शन में, जो मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे यूएस बेस फ्लेवर जहाँ पे आएगा तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड थर्ड आता है सर डिफिकल्टी इसलिए आता है बिकॉज स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, एमसीक्यू बाद में करूँगा। बिल्कुल गलत 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 अप्रोच है। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो उसी वक्त उसके एमसीक्यू करने ही पड़ेंगे, बिकॉज आपको सीए में यूएसए की टफनेस मालूम ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि सर क्या लेवल है, इस जिस कुएं में हम जा रहे हैं, जिस नदी के अंदर जा रहे हैं, जिस दरिया के अंदर जा रहे हैं, उसका डेप्थ क्या है आपको मालूम ही नहीं है। सो एक बार एमसीक्यू की दुनिया में कूदो तो सही, फिर मालूम पड़ेगा कि यार कितनी मेहनत और कितना प्रिसाइजली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब एक एमसीक्यू सॉल्व होता है। 4 मार्क का एक एमसीक्यू सर, जिसने भी वो 4 मार्क का एक एमसीक्यू बनाया होगा ना, वो कितना सोच समझ के वो एमसीक्यू बनाया है, तभी तो एक एमसीक्यू का 4 मार्क है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट। अगर आप ऐसा सोचोगे कि एमसीक्यू तो हो जाएगा मेरे से, तो देख लेना पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हर एक टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करने की आप में हिम्मत नहीं होगी, ना ही आपके पास टाइम होगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ऑन अ प्रॉपर डेडिकेटेड मैनर सर। सो दैट्स व्हाई हम बार बार बोलते हैं कि ये ना ये 6 महीने का कोर्स ही नहीं है, नो नॉट एट ऑल पॉसिबल। आफ्टर दैट सर इस सिलेबस को हम लोगों को कैसे एक्चुअली रियलिस्टिकली कंप्लीट करना चाहिए, मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है कि 6 मंथ्स आप प्रिपरेशन को दो एंड देन 1 और 2 मंथ्स के रिवीजन के बाद एग्जाम दो। मतलब हर 8 महीनों के अंदर आपका पहले 8 महीनों में एक पार्ट, दूसरे 6-8 महीनों में दूसरा पार्ट, ठीक है। तो आराम से 1.5 साल के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। यस, अगर सिंसियरली कर रहे हो तो अगर आपको ग्रेजुएशन के साथ में करना है या मास्टर्स के साथ में करना है तो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज 1.5 ईयर्स तो मैं इसलिए दे रहा हूँ विथ अजम्पशन कि बीच में आप कोई भी तरीके का यहाँ पे सीएमए में ब्रेक नहीं आएगा, कोई घर में शादी नहीं आएंगी, कहीं पे छुट्टी नहीं जाओगे, कोई और कमिटमेंट नहीं आएगा। आप डेडिकेटेडली 1.5 साल पढ़ोगे ही पढ़ोगे। यस, बहुत कुछ सीखने को है। डोंट थिंक दैट दिस इज एन इजी कोर्स सर। इसीलिए स्टूडेंट्स का बहुत बार गलती कर देते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्स के नाते इतने क्विक लेक्चरिंग के पीछे भागते हैं। बोले सर ये फैकल्टी का मैं सीएमए कोर्स ले लेता हूँ, 150 घंटों के अंदर पूरा हो जाएगा। भाई ऐसे फटाफट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती, इतने इजीली और इतने क्विकली नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा एक सिंगल पार्ट 300 to 350 आवर्स चलता है। वाई? बिकॉज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते, हम एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि आपको कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा, बट रियल टफनेस लाइज इन द एमसीक्यूज। जो वो 4-4 मार्क के एमसीक्यू लेके आता है ना, पसीने छूट जाएंगे। तो अगर वहां पे आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, वहां पे आपके एमसीक्यू सॉल्व करवाने में आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है ना, आपसे नहीं होगा। कोई ईगो पे मत लेना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेजर स्टूडेंट्स। 70 to 80% स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में दिक्कत आता है, इसलिए बोलना पड़ता है। सर वहां पे सपोर्ट मैंडेटरी है। तो आप देख लो, आपको 150 घंटे के क्लास चाहिए या 350 घंटे के क्लास चाहिए? आपको 150 घंटे के क्लास अटेंड करके फिर एमसीक्यू में खुद ब खुद हाथ पैर मारने हैं, या 350 घंटे की क्लास लेके सपोर्ट के साथ में एमसीक्यू सॉल्व करना है? चॉइस इज योर्स। आई होप सो सर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड जहाँ जो कुछ भी मेरे माइंड से मेरे को आपको डिटेल्स शेयर करनी थी, एज वेल एज मेरा जो ऑनेस्ट गाइडेंस आपको देना था, आई ट्राइड माई बेस्ट। अदरवाइज इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, फील फ्री टू पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। अगर और भी कोई डाउट्स है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने डाल के रखा है, यू कैन रीच आउट टू अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।